नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 101 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 5 प्रश्नों को पढ़ा था। आशा है वो पांचों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज अगले 5 प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी, जहां हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजनीति से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। राजनीति की बात करें तो अलग अलग व्यक्ति इसके बारे में अलग अलग राय रखता है, और इसलिए राजनीति की जो परिभाषाएं हैं वो समय, परिस्थिति और लोगों के हिसाब से परिवर्तन होती रहती है। तो राजनीति एक व्यापक धारणा है जो समाज के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाहित करती है। इसमें हम ये देखते हैं कि सत्ता कैसे चलती है, शासन कैसे चलाया जाता है, पॉलिसीज कैसे बनती है, समाज में व्यवस्था कैसे रहती है। ये सारे जो प्रश्न है वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो राजनीति जो है वो किसी एक दिशा में जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि विभिन्न दिशाओं को अपने आप में समाहित करती है। कुछ लोग कहते हैं राजनीति का मतलब है शासन करने की कला, राज करने की नीति, और कुछ लोग कहते हैं कि समाज की सेवा करने की नीति है ये। तो ऐसे में राजनीति की व्याख्या, इसके आयाम अलग अलग तरीके से हैं। सबसे पहले हम राजनीति की एक टेक्निकल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो राजनीति को आमतौर पर सामाजिक प्रक्रियाओं का हिस्सा माना जाता है। इसमें देखा जाता है कि निर्णय किस प्रकार से लिए जाएंगे, शक्तियां किस प्रकार से बांटी जाएंगी, संसाधनों का बंटवारा किस तरीके से होगा, और समाज में शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, समाज के लिए निर्णय कौन लेगा। ये तमाम चीजें जो है वो राजनीति के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। राजनीति के विभिन्न आयाम हैं। राजनीति में सबसे पहला जो आयाम है वो सत्ता और शासन की बात करता है। राजनीति का जो सबसे पहलू है वो है सत्ता। ये सरकार, राजनीतिक दल और संस्थानों के माध्यम से सत्ता का प्रयोग किया जाता है। राजनीति पढ़ते वक्त हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दल किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये किस प्रकार से काम कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट का प्रारूप सबसे अच्छा होगा, डेमोक्रेसी सबसे अच्छी होगी या आर्मी रूल सबसे अच्छा होगा। ये तमाम चीजें जो है हम राजनीति में पढ़ते हैं। शासन प्रणाली कैसे काम करती है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, ये सब राजनीति का हिस्सा है। दूसरी बात है पॉलिसी मेकिंग। राजनीति में नीति बनाने की प्रक्रिया है, क्योंकि राजनीति, राज करने की नीति। इसमें हम ये देखते हैं कि समाज के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए नियम कैसे बनाए जाए, कानून कैसे बनाए जाए, प्रोग्राम कैसे चलाए जाएं, भागीदारी कैसे हो, बातचीत कैसे हो। ये सब राजनीति के पहलू हैं। इसमें हम सामाजिक व्यवस्था और न्याय बनाए रखने की बात भी करते हैं कि किसी तरीके से भी जो हमारा सोशल सिस्टम है वो बना रहे, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो, दंगे फसाद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, ताकि समाज में न्याय बना रहे, समानता बनी रहे। राजनीति का अगला पहलू है कि लोकतंत्र जो है वो राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, शासन में भाग लेती है, मतदान करती है। राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी होता है, जहां देशों के बीच संबंध कैसे हैं, संघर्ष हैं तो क्यों है, सहयोग है तो किस तरीके के हैं, ये तमाम चीजें पढ़ी जाती हैं। और अगली बात यह है कि राजनीति का एक आयाम ये भी है, इसमें विचारधाराओं को पढ़ा जाता है, जैसे पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, और ये सब विचारधाराएं किस तरीके से काम करती हैं हमें ये भी देखना होता है। तो निष्कर्ष ये है कि राजनीति समाज के हर पहलू को छूती है। ये सुनिश्चित करती है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, न्याय बनी रहे, और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके। शक्ति का वितरण कैसे होना है, निर्णय कैसे लिया जाना है, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सब का विज्ञान और कला है ये कौन, राजनीति, जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि एक अच्छे शासन को किस तरीके से चलाया जा सकता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं भाई राजनीति के, तो इसलिए आप बेटर आंसर लिख सकते हैं और किताब में और भी बहुत सारे विचारकों के विचारों का अध्ययन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राजनीति के उदारवादी और नव उदारवादी दृष्टिकोण के बीच भेद की व्याख्या कीजिए। यानी कि उदारवादी दृष्टिकोण और नव उदारवादी दृष्टिकोण में अंतर बताना है आपको। तो देखो, जब आप राजनीति के अलग अलग दृष्टिकोण पढ़ते हो तो उसमें एक उदारवादी दृष्टिकोण और एक नव उदारवादी दृष्टिकोण, दोनों का अपना महत्व है। और एक और दृष्टिकोण है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जिसकी चर्चा अगले क्वेश्चन में हम करेंगे। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी की जब राजनीतिक विचारधाराएं पढ़ोगे तो आपको उदारवाद और नव उदारवाद पर बहस मिलेगी। ये दोनों ही दृष्टिकोण व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं। व्यक्तिवाद यानी कि व्यक्ति अपने आप में सब कुछ है, व्यक्ति के विचार सबसे बड़े हैं, इसकी बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये दोनों दृष्टिकोण आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं कि सरकार को बाजार में ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर जितना ज्यादा होगा व्यक्ति का कल्याण उतना ज्यादा होगा, ऐसा ये सिद्धांत मानता है। सबसे पहले हम उदारवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो उदारवादी दृष्टिकोण सबसे पहली बात है आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति के अपने अधिकार होने चाहिए और डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र के बढ़ावा की बात करता है। ये विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के न्याय के बीच में संतुलन बनाने की बात करती है। ये विचारधारा ये कहती है कि सरकार सिर्फ सुरक्षा देगी, सरकार सामाजिक न्याय देगी, सरकार को सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए और बाकी सारे नागरिकों को
प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ देना चाहिए। यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार के अंतर्गत आएंगे, समाज में न्याय स्थापित करना सरकार के अंतर्गत आएगा, देश की सुरक्षा करना सरकार के अंतर्गत आएगा, जबकि बाकी सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खुले छोड़ देने चाहिए। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की विचारधारा का समर्थन करता है कि जो वंचित वर्ग हैं, जिनकी आमदनी कम है, उसके लिए सरकार को कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। अब नव उदारवादी दृष्टिकोण की बात करें तो नव उदारवादी दृष्टिकोण पता है क्या कहता है? ये कहता है कि निजीकरण और सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल कम हो जाना चाहिए, यानी कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप कम होना चाहिए। नव उदारवादी दृष्टिकोण सरकार की भूमिका को सीमित कर देता है, यानी कि उदारवादी दृष्टिकोण में सरकार की भूमिका है, लेकिन नव उदारवादी दृष्टिकोण कह रहा है नहीं, बाजार पूरी तरीके से मुक्त होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य वाले जो सेक्टर हैं वो भी पूंजीवाद के अंतर्गत आने चाहिए। नव उदारवाद कह रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और करों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी कि सरकार को टैक्स कम से कम करना चाहिए। ये विचारधारा मानती है कि बाजार में जितना ज्यादा कंपटीशन होगा अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अंतर क्या है? सरकार और बाजार का संतुलन। उदारवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि समाज के कल्याण के लिए सरकार होनी चाहिए, जबकि नव उदारवाद कहता है कि सरकार की भूमिका कम होनी चाहिए, सरकार को सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी जो है टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उदारवादी दृष्टिकोण सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है, जबकि नव उदारवादी दृष्टिकोण आर्थिक स्वतंत्रता और कंपटीशन को बढ़ावा देता है कि बाजार में कंपटीशन होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने मनपसंद व्यवसाय को बढ़ावा दे और चीजें आगे बढ़ती जाएं। यानी कि देखो, उदारवाद प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है, नव उदारवाद वाला जो दृष्टिकोण है वो प्राइवेट सेक्टर की असीमितताओं की बात कर रहा है कि सरकार को कहीं पर भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। उदारवाद कल्याणकारी नीतियों का समर्थन कर रहा है, जबकि नव उदारवाद कह रहा है नहीं, व्यक्ति अपने कल्याण के लिए स्वयं जिम्मेदार है, तो सरकार को इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। निष्कर्ष से निकल रहा है कि उदारवादी और नव उदारवादी दृष्टिकोण दोनों ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रहे हैं, व्यक्ति के अधिकारों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उदारवादी दृष्टिकोण है वो सरकार की भूमिका सामाजिक न्याय में मान रहा है, जबकि नव उदारवादी दृष्टिकोण सरकार की भूमिका को और ज्यादा कम कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा मार्क्सवाद से रिलेटेड आ गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। तो ये एक विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा विकसित की गई है। तो चाहे क्वेश्चन आ जाए मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताओ तब भी आंसर ये होगा, और खाली द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पूछे तब भी आंसर होगा। ये विचारधारा ये समझा रही है कि किस प्रकार से भौतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाएं जीवन को हमारे प्रभावित करती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम समझेंगे कि भौतिकवाद क्या है। तो भौतिकवाद इस अवधारणा पर आधारित है कि भौतिक जगत वास्तविक है, यह चेतना या विचार से पहले आता है, यानी कि मनुष्य के विचार से पहले ही इस पृथ्वी पर सारी चीजें हैं। इसका अर्थ यह है कि वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियां हैं और जो भौतिक स्थितियां हैं ये विचार और चेतना को हमारी निर्धारित करती हैं कि हमें जिस चीज की नीड होगी हम उस ओर भगेंगे। मार्क्स और एंगल्स ने कहा है कि समाज का आधार उसकी भौतिक परिस्थितियां होती हैं, उत्पादन होते हैं, और यही चीजें राजनीति को प्रभावित करती हैं। प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं में द्वंद्व आता है। द्वंद्व का मतलब यह है कि यहाँ पर संघर्ष हो जाता है, प्राकृतिक क्रियाएं और सामाजिक क्रियाएं एक दूसरे के विरुद्ध हो जाती हैं, अंतर विरोधों से भरी होती हैं, और धीरे धीरे करके इन्हीं वजह से समाज का परिवर्तन होता रहता है। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में थीसिस एक प्रारंभिक स्थिति है, एंटीथीसिस इसके विरोध में आती है, और सिंथेसिस संश्लेषण उत्पन्न होता है जो एक नई अवस्था का निर्माण करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं, विकास होता रहता है, विरोध होते रहते हैं और समाधान होता रहता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये कहता है कि वर्ग संघर्ष होंगे, एक पूंजीपति वर्ग होगा और एक श्रमिक वर्ग होगा, जहां श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा और पूंजीपति वर्ग उसका शोषण करेगा। यह दृष्टिकोण ये कहता है कि समाज का विकास जो है वो सामंत, पूंजी और समाजवादी विकास के माध्यम से आगे बढ़ता रहा है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु है। अगर हम समाज, इतिहास और प्रकृति का विकास समझना चाहते हैं तो ये विचारधारा बहुत बढ़िया काम करती है। देखो, हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हैं, इसलिए चीजें हो सकता है कि आपको समझ में थोड़ी कम आए। अगर आप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर जो चैप्टर की वीडियो डली हुई है अगर आप उसे पढ़ते हो प्लेलिस्ट में जाके, तो ये चीज आपको बहुत डीपली वहां पर समझाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य के बारे में रॉल्फ मिलीबैंड के विचार बताओ। तो रॉल्फ मिलीबैंड जो थे ये भी मार्क्सवाद से प्रभावित थे, और इन्होंने राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए इस पर अपने विचार दिए हैं। 1969 में इन्होंने किताब लिखी थी द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और इसमें इनके विचार आपको पता चल जाएंगे। तो मिलीबैंड राज्य की भूमिका के बारे में क्या बता रहे हैं? तो मिलीबैंड कह रहे हैं कि राज्य पूंजीपति वर्ग का संरक्षक होता है। पूंजीपति मतलब अमीर वर्ग, जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि व्यापारी वर्ग अपने फायदा कमाने के लिए श्रमिकों का शोषण करता है, तो इसलिए सरकार भी क्या करती है, पूंजीपति वर्ग के लाभ के लिए काम करती है। मिलीबैंड ये कहते हैं कि सरकार का मुख्य कार्य है समाज की व्यवस्था को बनाए रखना, और ये व्यवस्था इस प्रकार की हो जिसमें सबसे ज्यादा फायदा मिले पूंजीपति वर्ग को।
इनका ये मानना है कि सरकार हमेशा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करती है, भले ही आपको ऐसा लगे कि सरकार कल्याण के लिए काम करती है। मिलीबैंड का मतलब कहना था कि जितने भी राजनीतिक संस्थान, चाहे वो संसद हो, न्यायपालिका हो, एजेंसियां हो, सब पूंजीवादी हितों की सेवा करती हैं। कोई भी पूंजीवादी के खिलाफ नहीं जाता, पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं जाता। और कई बार आप देखो, अगर किसी भी देश की सरकार के बारे में देख लो, आप चाइना की पढ़ लो, इंडिया की पढ़ लो, आपको हर सरकार ऐसा लगेगा कि वो प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रही है। जितनी पॉलिसीज बनाएगी उसमें सबसे ज्यादा फायदा पूंजीपतियों का ही होगा। तो ऐसे में एक विशेष वर्ग ही बढ़ावा मिलेगा, गरीबों को इतना दिया जाएगा कि सिर्फ वो जी सकें और इन पूंजीपतियों के लिए काम कर सकें। अब मिलीबैंड के विचारों की आलोचना, तो जब मिलीबैंड के विचारों की आलोचना की जाती है तो हम ये देखते हैं संविधान और लोकतंत्र। मिलीबैंड के विचारों की आलोचना यह है कि उन्होंने राज्य को पूरी तरीके से समझा ही नहीं है। उनके विचार पूंजीवाद के खिलाफ है, ठीक है, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को ध्यान नहीं दिया, संविधान को ध्यान नहीं दिया। आज संविधान व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर रहा है। आलोचक कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता के पास जो सरकार होती है उसमें जनता के पास ये पावर भी होती है कि वो सरकार को बदल दे। यानी कि जनता अगर को लाभ नहीं मिल रहा सरकार से तो जनता सरकार को बदल सकती है, और इस बात पर मिलीबैंड ने कोई विचार किया ही नहीं है। मिलीबैंड का दृष्टिकोण राज्य को पूरी तरीके से पूंजीपति वर्ग के अधीन मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। राज्य सामाजिक और आर्थिक मामलों में भी निर्णय ले रहा है, अलग अलग तरीके की योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें जनता को फायदा मिल सके। मिलीबैंड के विचार मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रेरित हैं और मार्क्सवादी दृष्टिकोण पूंजीवाद के खिलाफ है। ऐसे में ये सामाजिक न्याय की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। निष्कर्ष ये मिलता है कि राज्य का मिलीबैंड का जो विचार है, मतलब मिलीबैंड के जो विचार है राज्य पर, वो वर्ग संघर्ष को समझने में तो मदद करते हैं लेकिन लोकतंत्र को समझने में मदद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस पीडीएफ का, और क्वेश्चन हमारा यह है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या खत्म हो चुकी है, चर्चा कीजिए। तो कई विचारकों का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। तो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है? देखो सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरिया, और थ्योरिया का मतलब होता है चिंतन मनन करना, यानी कि राजनीतिक समस्याओं पर चिंतन करना और फिर उसका समाधान खोजना। तो एक टाइम था ये माना गया 1950 के आसपास कि राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी विचारधाराएं थी वो लगभग समाज में आ चुकी हैं और अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1970 के बाद राजनीतिक सिद्धांत का फिर से उत्थान हुआ और आज भी इस विषय की जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस विचार के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, क्या वास्तव में राजनीतिक सिद्धांत खत्म हो चुका है? तो इसमें यह कहा जाता है कि आज जो राजनीति है उसका प्रारूप बदल गया है। पहले की राजनीति स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित थी, लेकिन आज की राजनीति में वैश्वीकरण, पर्यावरण संकट, तकनीकी परिवर्तन और नई नई चीजें जुड़ती जा रही हैं। इसलिए जो पुराना राजनीतिक सिद्धांत है अब उसका कोई काम नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पुरानी विचारधाराएं हैं अब वो आज के टाइम पर काम नहीं आएंगी, जैसे मार्क्सवाद, उदारवाद की विचारधाराएं अब काम में नहीं आएंगी। ये अब जनता का मार्गदर्शन नहीं कर सकती। इसमें व्यवहारिक राजनीति नहीं है, इसमें आदर्शवाद ज्यादा है, ग्राउंड लेवल पर इसका कोई काम नहीं है। ये तो बात हो गई कि हाँ राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, इसके पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। इसके विरोध में तर्क ये दिए जा रहे हैं कि नहीं भाई, राजनीतिक सिद्धांत आज भी समाज के लिए, सत्ता के लिए, न्याय के मुद्दों को समझने के लिए जरूरी है। ये हमारे अधिकारों के लिए, जिम्मेदारियों के बारे में हमें अवेयर कर रहा है। आज नए नए सिद्धांत इसमें जुड़ते जा रहे हैं, जैसे नारीवादी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण इसमें जुड़ता जा रहा है। सिद्धांतों को दोबारा से रिन्यू किया जा रहा है, नए नए विचारक इस पर विचार दे रहे हैं, तो इसलिए इसकी जरूरत आज भी है। निष्कर्ष यह है कि राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। ये एक उत्तेजक कथन तो है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी इसकी उतनी ही जरूरत है जितनी पहले थी। आशा करता हूँ इस क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेटली कर दोगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, इसी वजह से चीज़ें थोड़ी जल्दबाजी में हो गई हैं, लेकिन एग्जाम भी है तो क्या करें, काम करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोड के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षाओं के लिए गुड लक।